हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामजस चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने संविधान और संघात्मक सरकार के बारे में पढ़ा था, संविधान बनाम संविधानवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास दो तरीके से हुआ। एक तो संवैधानिक मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास, और एक संवैधानिक संस्थाओं का विकास। का विकास 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो धीरे धीरे भारत के अंदर संविधान के मूल्य और संवैधानिक संस्थाओं का विकास करती हैं। वो अनेक एक्ट लाती है, उनके जरिए भारत में संवैधानिक विकास होता है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दो तरीके से होता है। एक तो संवैधानिक मूल्यों का विकास, जैसे लोकतंत्र, न्याय, सामाजिक न्याय, ये तो थे मूल्य। और संस्थाएं जैसे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन संस्थाओं का विकास होता है धीरे धीरे। तो इनको हम एक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट लाए, कौन कौन से एक्ट लाए, उनके अंदर कैसे धीरे धीरे इनका विकास हुआ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक विकास, एक तरफ तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ था ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन या ताज, वहां का रानी या राजा या संसद बोल दो, संसद। कंपनी ने भी दो तरीके से शासन किया। व्यापार प्लस राजनीति। सोलह सौ से 1765 तक कंपनी ने व्यापार किया, और 1765 से 1857 तक, 1765 से कंपनी ने भारत की राजनीति के अंदर दखल अंदाजी शुरू कर दी थी, और 1857 तक कंपनी ने राजनीति और व्यापार किया। ब्रिटिश क्राउन ने तो 1947 तक यही था। 1857 से लेकर 1858 से लेकर जब देश आज़ाद हुआ 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का राज था। 1600 से 1765 के बीच कंपनी द्वारा दो एक्ट लाए गए। एक तो था चार्टर एक्ट 1600, दूसरा था चार्टर एक्ट 1726। ये कंपनी के व्यापार के दौरान दो एक्ट लाए गए थे।
1765 से 1857 तक जो एक्ट आए वो था, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, (1773). फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यह आता है 1781 में। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आता है 1786 का एक्ट, 1792 का एक्ट, यहां पर लिख लो इधर, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट। ये कंपनी के कार्यकाल के दौरान ये प्रमुख एक्ट आते हैं। व्यापार प्लस राजनीति के दौरान व्यापार किया तब दो एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट 1600, चार्टर एक्ट 1726। व्यापार और राजनीति के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का एक्ट, 1792 का एक्ट, 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट। ये प्रमुख एक्ट 1765 से 1857 के बीच आते हैं। अब ब्रिटिश क्राउन के प्रमुख जो एक्ट ब्रिटिश क्राउन ने एक्ट लाए थे वो थे 1858 का एक्ट, भारत परिषद एक्ट 1858। फिर दूसरा एक्ट आता है भारत परिषद एक्ट 1861, भारत सरकार एक्ट 1873। फिर आता है भारत सरकार एक्ट 1876। फिर आता है 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। और अंतिम जो आज़ादी के समय एक्ट आया था 1947 का एक्ट। ये प्रमुख एक्ट आए थे ब्रिटिश क्राउन ताजिया संसद के जो एक्ट थे। भारत परिषद एक्ट 1858, भारत परिषद एक्ट 1861, भारत सरकार एक्ट 1873, भारत सरकार एक्ट 1876, 1892 का एक्ट, 1809 का एक्ट, 1819 का एक्ट, 1935 का एक्ट और अंतिम एक्ट था 1947 के। इन सभी एक्ट के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास हुआ। हम प्रत्येक एक एक्ट को लेकर इनके बारे में जो भी संवैधानिक विकास हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनसे आप इनको नोट करना और इनके बारे में हम अलग अलग से एक एक टॉपिक ले लेकर आगे चर्चा करते हैं। नोट करो ये आप या स्क्रीनशॉट ले लो। पहले हम पढ़ते हैं कंपनी के व्यापार के समय जो एक्ट आए थे वो।
व्यापार के कार्यकाल के समय जो एक्ट आए वो दो एक्ट आए थे, एक तो चार्टर एक्ट 1600 और चार्टर एक्ट 1726। चार्टर एक्ट 1600 के बारे में चर्चा करते हैं हम। पहला है चार्टर एक्ट 1600। चार्टर एक्ट 1600 ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एकाधिकार का जो ये व्यापार करने के लिए पत्र घोषित किया था वो चार्टर एक्ट 1600 के अंदर किया था। कंपनी को 15 वर्षों का भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार दिया गया। चार्टर एक्ट 1600 के अंदर कंपनी को 15 वर्षों का भारत में व्यापार करने के लिए रानी एलिजाबेथ के द्वारा एकाधिकार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। चार्टर एक्ट के अंदर रानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया। यह एकाधिकार कंपनी के पास कब तक रहा, यहां पर ही नोट कर लेते हैं हम। 1600 से लेकर 1813 तक कंपनी के पास व्यापार के लिए एकाधिकार रहा था। 1813 में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं। 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी को संचालन करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। कंपनी पर नियंत्रण के लिए कंपनी पर नियंत्रण कौन रखेगा, इसके लिए एक संस्था बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, COD। इसके अंदर 24 सदस्य शामिल किए गए थे। 24 सदस्य। इसको हिंदी के अंदर निदेशक मंडल कहते हैं। निदेशक मंडल। 24 सदस्यों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था जो कंपनी के ऊपर नियंत्रण करेगा। यह था चार्टर एक्ट 1600 के अंदर। अब पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट 1726। ये आप नोट कर लो। मिटा दूं मैं, नोट कर लिया होगा आपने। कंपनी अब दूसरा एक्ट लाती है, चार्टर एक्ट 1726। चार्टर एक्ट 1726
छब्बीस 1726 के अंदर चार्टर एक्ट आता है 1726 के अंदर, और इसके अंदर ये प्रावधान लाए गए जो इंडिया था दक्षिण भारत, इसके अंदर अंग्रेजों का एक तो बंगाल के ऊपर अधिकार था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर तीनों जगह पर कंपनी का आधिपत्य था। तो इसके अंदर यह कहा गया कि जो ये प्रांतीय बंगाल, मद्रास और बंबई, बंगाल, मद्रास, बंबई के गवर्नर अपने स्तर पर विधि का निर्माण कर सकते हैं। बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अपने स्तर पर विधि, कानून, नियम यहाँ की क्षेत्रीय जनता के ऊपर लगा सकते हैं। ये कंपनी ने इनको अधिकार प्रदान किया। ये चार्टर एक्ट 1726 के अंदर दिया गया था। अब हम अगला चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे, ये आप नोट कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। कंपनी के व्यापार के कार्यकाल के दौरान तो जो एक्ट थे वो समाप्त हो गए, 2 एक्ट आए थे। अब पढ़ेंगे हम राजनीति, कंपनी के व्यापार प्लस राजनीति के समय, व्यापार प्लस राजनीति के समय जो एक्ट आए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर ये क्यों आता है रेगुलेटिंग एक्ट? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाया गया था यह कंपनी के लिए। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, आपने पढ़ा होगा क्लासों में। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है और उसके अंदर कंपनी विजय रही। फिर होता है 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में भी कंपनी विजय रहती है। और बंगाल, बिहार, ओडिशा का इलाहाबाद की संधि 1765 के अंदर हुई थी, आपको पता होगा। 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल, बिहार और ओडिशा ये था बंगाल, बिहार और ओडिशा। बंगाल, बिहार और ओडिशा का क्षेत्र की दीवानी प्राप्त होती है कंपनी को। और कंपनी का उस समय जब 1765 का इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस समय गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। पूरी कहानी को समझिएगा, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। इसने बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू किया।
द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन क्या था? इसके अंदर जो कर और जितना भी कर और लगान होगा वो तो कंपनी वसूलेगी और लोगों की सहायता और मदद सिर्फ नवाब या राजा करेगा। तो जितना भी पैसे थे वो कंपनी हड़प रही थी, राजा कंकाल हो रहा था, उसको लोगों की समस्या सुननी थी। कंपनी राजा को और या नवाब को अब उनका जो कर लगान का एक हिस्सा भी कुछ भी नहीं देती थी। यह था द्वैध शासन। अगली क्लासों में हमें हिस्ट्री की क्लासों में यह द्वैध शासन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन से कंपनी के पास पैसा तो खूब आ रहा था, लेकिन कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी घाटे में चली गई। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अंदर भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए कंपनी घाटे में चली गई। बाकी पैसा तो इनके पास जनता से खूब लूट रही थी कंपनी। कंपनी घाटे में जाने के बाद इन्होंने ब्रिटिश क्राउन से लोन लिया, लोन लेती है। और यह ब्रिटिश क्राउन के पास एक सुनहरा मौका था, क्योंकि वो कैसे भी करके कंपनी के ऊपर नियंत्रण करना चाह रही थी और ये उनके पास उनको उसको मौका मिल गया और वो कंपनी को लोन देती हैं और रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ ये चर्चा करते हैं। ये आप नोट करना अपनी बुक के अंदर। इस समय ब्रिटेन के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया था कंपनी की जांच के बारे में। इन्होंने एक गुप्त समिति के गठन किया। गुप्त समिति का गठन। ये गुप्त समिति बिठाते हैं और कंपनी की जांच करवाते हैं। उसके तहत इनको पाया इन्होंने पता लगाया था कि कंपनी भ्रष्टाचार के कारण घाटे में जा रही है। फिर ये कुछ नियम कानून का कंपनी के ऊपर लगाते हैं। इस एक्ट को लॉर्ड नॉर्थ का एक्ट भी कहा जाता है। पीएम लॉर्ड नॉर्थ और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के ऊपर अनेक नियम कानून नए बनाए थे। बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल बना दिया गया इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को। और जो प्रांतीय गवर्नर थे वो इसके अधीन आएंगे। प्रांतीय गवर्नर इसके अधीन। इस प्रांतीय गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। अगर ये कोई भी नियम कानून बनाएंगे तो पहले गवर्नर जनरल को बताना पड़ेगा। प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। अब बंगाल के अंतर्गत ही मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जब इनको प्रांतीय मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का जब गवर्नर जनरल बना दिया गए तो इसके कार्य भी बढ़ गए थे। तो इसके लिए एक 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल के लिए समिति बनाई गई। 4 सदस्यीय की समिति। चार सदस्यीय
समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया और इस समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। चार सदस्यीय समिति बनी और समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार इसमें नहीं था। गवर्नर जनरल को वोट का अधिकार नहीं। गवर्नर जनरल इन चार सदस्यीय समिति के अंदर किसी भी निर्णय के अंदर वोट नहीं कर सकता है। ये तब वोट कर सकता है जब अगर निर्णायक वोट देना हो, दोनों तरफ दो दो वोट आ जाए और ये अपना एक मत चाहे तो इसको दे या चाहे इसको, ये निर्णायक मत कर सकता था। गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकता था। यह निर्णायक मत दे सकता था कंप्लीट। और इसके अंदर एक अभिलेख न्यायालय की भी स्थापना की गई। अभिलेख न्यायालय इस एक्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल के अंदर सर्वप्रथम भारत में न्यायालय की स्थापना बंगाल के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1744 के अंदर। 1744 के अंदर बंगाल के अंदर प्रथम न्यायालय की स्थापना की थी। यहीं से भारत के अंदर न्यायपालिका का उदय होता है। न्यायपालिका का उदय। ये एक अभिलेख न्यायालय था। ये एक अभिलेख, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय था। इसके अंदर अगर कोई नियम कानून तोड़ता पाए गए तो उसको दंड मिलेगा। और जो न्याय जो समीक्षा होती थी जो उसको सुरक्षित रखने का प्राविधान था। जैसे कोई केस आता है उसमें जो नियम कानून कायदे जो लगाए जाते हैं उनको लिखित रूप में लिखा जाता है। अगर वैसा केस वर्तमान में कभी आता है तो उनको देखकर उस केस का न्याय किया जाएगा। नियमों को और जो उस केस के अंदर तत्कालीन समय में केस के अंदर जो नियम कानून कायदे जो लगाए गए उनको लिखित रूप में लिखा जाता था। नियमों और कानूनों को में लिखा जाता था। यह था अभिलेख न्यायालय। इनको उतारिए। कुछ और है इनके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, वो नोट करते हैं। इनको उतारिए। यहीं से भारत में न्यायपालिका का उदय होता है और केंद्रीकृत व्यवस्था शुरू होती है। गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था और
प्रांतीय गवर्नर उसके अधीन आते थे। एक तो न्यायपालिका का उदय, न्यायपालिका का उदय भारत में एकीकृत शासन प्रणाली शुरू, यहीं से उदय माना जाता है। और कंपनी के अंदर जो कंपनी पर नियंत्रण इस प्रकार किया गया कि कंपनी के अंदर जो वो 24 सदस्यीय जो पीछे नियंत्रण मंडल के बारे में हमने, निदेशक मंडल के बारे में हमने जो पढ़ा था, 24 सदस्य किस प्रकार चुने जाते थे। कंपनी के अंदर अनेक प्रकार के शेयर धारक होते थे और कंपनी के अंदर 500 पगोड़े जो करेंसी थी उस समय की, वो जो शेयर धारक उसके अंदर अदा करेगा उनको चुना जाता था। इसे 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। कर दिए गए 24 सदस्यों की जो समिति थी उसके अंदर 1000 पगोड़े जो शेयर धारक करेगा उनमें से ही कंपनी जो निदेशन मंडल था उसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर चुने जाएंगे। और 24 सदस्यों की जो कार्यकाल था उसे 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। चार वर्ष कर दिया गया। और 24 सदस्यों में प्रति वर्ष 1/4 सदस्य पद से हटाए जाएंगे। उनकी जगह पर दूसरे सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, जितने भी मैंने एक्ट लिखाए थे पीछे उनके बारे में एक एक क्लास लेकर हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। अगर कुछ कमी रही हो तो जय हिंद, जय भारत।